जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजिकल रिलेशन के अंदर। हम जो बाकी के जो बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम दो रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उनका नाम क्या था। तो एक तो हम कंपटीशन के बारे में पढ़ चुके हैं और एक हम म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो बचे हुए जो चार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ट्रिक क्या हो जाएगी, तो याद रखना ट्रिक हो जाएगा केम प्लान, ठीक है ना। इसमें से एक सी हम पढ़ चुके थे, अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं और उस सी का नाम हो जाएगा यहाँ पर हमारे कॉमन सेलिज्म। कौन हो जाएगा? कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म, ठीक है ना। कॉमन सेलिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर बोलते हैं सहभोजिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहभोजिता के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, तो प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसके अंदर याद रखना एक तो आता है प्लस और एक आता है जीरो। क्या आता है? प्लस और जीरो। इसके अंदर क्या घटना देखने को मिलती है, तो याद रखना इसके अंदर जो जीव आते हैं इसमें एक जीव को तो क्या होता है? लाभ होता है। एक जीव को तो लाभ, वह दूसरा क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। दूसरा क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। ये आपको याद रखना, दूसरा अप्रभावित रहता है। यानी कि अप्रभावित, अगर आपको एग्जाम के अंदर अप्रभावित देखने को ना मिले तो याद रखना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न लाभ न हानि, ठीक है ना। न लाभ न हानि का अर्थ भी क्या होता है? अप्रभावित ही होता है। न लाभ न हानि का अर्थ ही क्या होता है? अप्रभावित होता है। ये याद रखना। तो ये लाइन के ऊपर स्टार लगाना, इसके ऊपर एक तो 5 स्टार और एक हो जाएगा हमारे इस संकेत चिन्ह के ऊपर 5 स्टार, ठीक है ना। तो कॉमन सेलिज्म किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिसके अंदर एक जीव को तो लाभ हो वह दूसरा क्या अप्रभावित रहता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन सेलिज्म के नाम से जानते हैं। और अप्रभावित अगर आपको एग्जाम के अंदर नहीं मिले देखने को तो याद रखना ना लाभ और ना हानि वाला जो टर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके कुछ उदाहरण की यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना, फर्स्ट जो हमारा उदाहरण आता है वो आ जाएगा हमारे जैसे हम बात करें गोबर के अंदर, गोबर में भ्रंग का मिलना, गोबर में भ्रंग का मिलना किसका उदाहरण हो जाएगा? हमारे कॉमन सेलिज्म। जैसे उदाहरण बात करें इसके अंदर जो गोबर जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? भ्रंग पाया जाता है। तो भ्रंग जो होता है, गोबर जो होता है भ्रंग के लिए किसका काम करता है? आवास का काम करता है। कैसा काम करता है? आवास का काम करता है। अब इसके अंदर भ्रंग को तो फायदा हो रहा है क्योंकि इसको रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन गोबर के लिए भ्रंग कोई काम का नहीं होता है। अगर भ्रंग को हम गोबर से निकाल देंगे तो भी गोबर ही रहेगा, उसके अंदर कोई उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यदि गोबर से भ्रंग को निकाल देंगे तो ये यहाँ से समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये मर जाएगा। तो ये याद रखना है। तो गोबर में भ्रंग का मिलना जो हो जाएगा तो भ्रंग तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे गोबर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगला उदाहरण हो जाएगा मवेशी, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं पशुचारण के समय उड़े कीट पतंगों का बगुला द्वारा खाना, ठीक है ना। बगुला द्वारा खाना क्या हो जाएगा? कॉमन सेलिज्म हो जाएगा। जैसे हम बात करें, आपने जनरली गांवों के अंदर या फिर शहरों के अंदर जो खुली जो जगह होती है आसपास के गांवों के अंदर, जहां या फिर हम बात करें वन जो होता है वहां पर यदि आपने पशुओं को चरते हुए देखा होगा तो जैसे ही किसी भी वनस्पति के पास में पशु जाकर चरने लगता है तो वहां पर कुछ कीड़े मकोड़े उड़ते हुए देखे होंगे आपने। जैसे ही वो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं तो उनको तुरंत कौन आकर खा जाता है? बगुला खा जाता है। तो बगुले को तो यहाँ पर क्या हो गया? फायदा हो गया क्योंकि कीट पतंग उसको मिले, तो यानी कि भोजन मिल गया उसको। लेकिन पशुचारण के समय जो कीट पतंग उड़े थे उसका पशुओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पशुचारण के समय जो कीट पतंग उड़ते हैं तो यहाँ पर पशु के लिए ये कैसा कंडीशन हो जाएगी? यानी जीरो वाली कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो जाएगी? जीरो वाली कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो जाएगी? जीरो वाली, यानी कि इसमें पशु तो अप्रभावित है। अगर वो वहां पर पशु ऐसे घूमता, अगर वनस्पति नहीं भी खाता तो भी वो जैसे ही घूमता तो वो कीट पतंग जो है उड़ जाते और बगुला उनको खा जाता, ठीक है ना। तो ये बगुले के लिए तो फायदा हो गया और
पशु जो थे उनके लिए ये अप्रभावित रहे, यानी कि पशु कीट पतंगों से अप्रभावित रहा। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको ये उदाहरण रेयर चांस में देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर आपको अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो तरह के ही क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर फर्स्ट तो पूछेगा वो आपसे ये वाले नाम दे देगा आपको, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस जीरो जीरो ऐसे वाला नाम दे देगा, और पूछेगा कि इनमें से बताओ कि कौन से रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। एक तो ये पूछेगा, और एक ये वाला ऐसी लाइनें दे देगा कि एक जीव को पारिस्थितिकी के अंदर एक जीव को लाभ होता है और दूसरा जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। बताइए कि ये किस प्रकार का संबंध है। तो आपको बताना है क्या, कॉमन सेलिज्म बताना है। क्या बताना है आपको, कॉमन सेलिज्म, या फिर हिंदी में नाम दे दिया जाएगा वहां पर सहभोजिता नाम दे दिया जाएगा। तो ये याद रखना कि दो तरह के प्रश्न बनते हैं, बाकी मैं इनको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है कॉमन सेलिज्म। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे जो 2-3 और बचे हुए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो अगला जो आ जाएगा हमारे, वो आ जाएगा एमन सेलिज्म। कौन सा आ जाएगा, एमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म को देखा हमने, अब हम देखते हैं एमन सेलिज्म को। नंबर 4 जो आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा हमारे, ए से हो जाएगा एमन सेलिज्म। एमन सेलिज्म, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एलिलोपैथी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एलिलोपैथी। और इसके लिए जो हमारे प्रतीक चिन्ह बनते हैं वो कैसा बनता है, तो -0 बनता है। कैसा बनता है, -0 बनता है, ये याद रखना। कॉमन सेलिज्म के अंदर +0 बनता है और एमन सेलिज्म के अंदर -0 बनता है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये याद रखना। इसका अर्थ हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें एक जीव को तो क्या होगा, हानि होगी या फिर नुकसान होगा। एक जीव को नुकसान या फिर क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। और दूसरा जो जीव रहेगा वो कैसा रहेगा, अप्रभावित रहेगा। दूसरा जो जीव रहेगा वो कैसा रहेगा साथियों, अप्रभावित रहेगा। और ध्यान रखना, अप्रभावित के लिए मैंने आपको यहाँ पर नाम लिखाया था, ना लाभ ना हानि। ये आपको याद रखना, ना लाभ ना हानि, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है। अगर एक जीव को नुकसान या फिर हानि होती है और दूसरा जीव जो होता है अप्रभावित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एमन सेलिज्म या फिर क्या कहते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा हमारे, बड़े वृक्ष द्वारा, ध्यान से सुनना ये उदाहरण, बड़े वृक्ष द्वारा छोटे छोटे वृक्ष या फिर झाड़ी या फिर घासों को छाया से दबाना, ठीक है ना। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारे एमन सेलिज्म का हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर एमन सेलिज्म के अंदर क्या कंडीशन, -0। माइनस की बात करें तो यहाँ पर बड़ा जो जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी छाया के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे जो चाहे घास हो गए, झाड़ियां हो गई या फिर छोटे वृक्ष हो गए, उनको ये क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। और जैसे ही इनके ऊपर छाया आती है तो इनको प्रॉपर रूप से सनलाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर रूप से पानी नहीं मिल पाता, प्रॉपर रूप से ये जो CO2 और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है वो नहीं कर पाते, और प्रॉपर इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती, और प्रॉपर इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ धीरे धीरे डाउन हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये विलुप्त हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे दिखाई दे रहे हैं वृक्ष, झाड़ी और घास, इन तीनों के ऊपर जो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो कैसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बड़े जो वृक्ष हैं उसका छोटे वृक्ष, झाड़ी और घास के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे ये बड़ा वृक्ष है इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, हमारे 0 वाला हो जाएगा। यानी कि तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि वृक्ष, झाड़ी और घास को तो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, और जो हमारा बड़ा जो वृक्ष है वो अप्रभावित है, यानी कि इसको ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। ये आपको याद रखना। आई होप आप सभी को इस उदाहरण के माध्यम से ये परिघटना समझ में आ गई होगी। नंबर 2 उदाहरण की बात करें तो नंबर 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आ जाएगा हमारे यहां पर, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आ जाएगा गाजर घास का उगना।
गाजर घास का उगना, ये जो प्रभाव होता है ये भी कैसा होता है, एमनसेलिज्म होता है। अब जैसे उदाहरण के इसके अंदर कुछ आपको कहानी याद रखनी है, वो कहानी क्या हो जाएगी, तो जिस जगह भी गाजर घास उगेगी, ध्यान से सुनना, जिस जगह भी गाजर घास उगेगी तो गाजर घास की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के माध्यम से एक अम्ल का निर्माण होता है और उस अम्ल का नाम हो जाएगा ट्रांससिनिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा, जड़, गाजर घास की जो जड़ होती हैं, गाजर घास की जो जड़ें होती हैं उनसे एक अम्ल का निर्माण होता है और उस अम्ल का नाम हो जाएगा हमारा ट्रांससिनिक अम्ल। और ये जो अम्ल होता है जिस जगह पर पाया जाता है, अगर मान लो जिस जगह पर गाजर घास पहले उगी हुई थी वहां पर हमने इसको अच्छे से प्लेन कर दिया खेत को और वहां से गाजर घास को हटा दिया, लेकिन वहां पर जब गाजर घास उगी थी तो वहां पर ट्रांससिनिक अम्ल का भी फॉर्मेशन हो चुका था। अब जिस जगह पहले गाजर घास उगी हुई थी उस जगह हम क्या उगाएंगे, फसल उगाएंगे, उस जगह हम क्या उगाएंगे, फसल उगाएंगे। तो जैसे ही हम वहां पर फसल उगाएंगे तो फसल जो होगी वो नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी, फसल नहीं उगेगी। उसका प्रमुख कारण क्या है, तो फसल का जो बीज होगा वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ट्रांससिनिक अम्ल के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही इसका कांटेक्ट में आता है तो वो जो बीज जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, या फिर ये जो अम्ल जो होता है वो उस बीज को अंकुरण का विरोध करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से वो बीज नहीं उग पाता और फसल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, एमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो फसल जो होती है इसको तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि फसल उगी नहीं रही है तो अल्टीमेटली फायदा, जो फसल को भी नुकसान हो रहा है, फार्मर को भी नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर ट्रांससिनिक अम्ल या फिर जो गाजर घास जो पहले थी इसको कोई भी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर हम इस जगह पर अगर फसल को हटाकर वापस अगर गाजर घास को लगाते हैं तो गाजर घास वापस से सर्वाइव हो जाएगी, इसका ट्रांससिनिक अम्ल का गाजर घास के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, गाजर घास के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो जीरो आ जाएगा, अगर फसल के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो याद रखना वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों उदाहरण याद रखना, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। और जब ट्रांससिनिक अम्ल या फिर गाजर घास का जो प्रभाव होता है फसलों के ऊपर पड़ता है तो उस प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, उस प्रभाव को हम बोलते हैं एलिलोपैथी प्रभाव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एलिलोपैथी प्रभाव के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो एलिलोपैथी प्रभाव किसे कहते हैं, तो याद रखना, जब गाजर घास की जड़ों से ट्रांससिनिक अम्ल निकलता है और उसी जगह पर यदि हम फसल की बुआई करते हैं या फिर बीज की बुआई करते हैं तो वो बीज नहीं उग पाता है और उस प्रभाव को हम बोलते हैं एलिलोपैथी प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो एलिलोपैथी प्रभाव के अंदर भी क्या हो रहा है, नेगेटिव और जीरो वाली अवस्था आ रही है, इसी कारण से एमनसेलिज्म को हम एलिलोपैथी के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा एमनसेलिज्म। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो दो और बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद में जो आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा हमारे, अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर पैरासिटिज्म। कौन सा आ जाएगा, पैरासिटिज्म। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर कौन आ जाएगा हमारे यहाँ पर, पैरासिटिज्म, या इसी का दूसरा नाम होता है प्रीडेटर्स। क्या होता है, पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेटर। इसको हम बात करें, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो पैरासिटिज्म को हम परजीवी के नाम से जानते हैं, परजीविता के नाम से जानते हैं, और प्रीडेटर्स को हम परभक्षी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक जीव को तो फायदा होता है और एक को क्या होता है, नुकसान होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो एक को फायदा, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक जीव को तो क्या होगा, फायदा, एक जीव को तो क्या होगा, फायदा, वह एक जीव को क्या होगा, इसके अंदर नुकसान होगा। एक जीव को तो फायदा और एक जीव को इसके अंदर क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में हम यहां पर बात करें तो फर्स्ट उदाहरण हो जाएगा हमारे मानव पर जोंक का आक्रमण, मानव पर जोंक का आक्रमण। जैसे बात करें मानव, हमारे शरीर के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे परजीवी पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में बात करें जो, जिसको हम टिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब ये जो होगी ये हमारे क्या काम करेगा, मानव के शरीर से क्या निकालेगा, ये रक्त चूसेगा। ये जो हमारा जो होगा ये क्या, मानव का जो शरीर होगा उसे क्या चूसेगा, रक्त का चूसना। अब ये रक्त चूसेगा तो
रक्त जैसे ही चूसेगी ये तो जो को तो इसे क्या प्राप्त हो जाएगा, पोषण प्राप्त होगा, यानी कि इसका तो पेट बढ़ जाएगा, तो इसको तो क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी, तो ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे प्लस और माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा, पैरासिटिज्म का हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं पेड़ पर अमरबेल की वृद्धि। पेड़ पर अमरबेल की जो वृद्धि होती है किसका उदाहरण होता है, हमारे पैरासिटिज्म का होता है। किसका होता है, पैरासिटिज्म का। जैसे हम बात करें अमरबेल जो होती है ये किसी न किसी पेड़ के ऊपर पाई जाती हैं, तो ये अमरबेल की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यह जो होती है परजीवी के रूप में रहती है और पेड़ से ये क्या प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है। अब इसको तो पेड़ से पोषण प्राप्त हो गया, यानी कि इसको तो क्या होगा, फायदा हो गया। और जैसे ही पेड़ से पोषण प्राप्त करती है तो इस पेड़ के अंदर तो पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो ये हो जाएगा नुकसान में चला जाएगा। तो प्लस और माइनस वाला आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरासिटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेटर्स के नाम से इसको हम जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से और हम बात करते हैं एक और उदाहरण की यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर और यदि हम बात करें तो मवेशी पर परजीवी का आक्रमण। मवेशी पर परजीवी का आक्रमण, जिस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर जों का आक्रमण होता है, उसी प्रकार आपने गाय भैंसों के ऊपर कई सारे परजीवियों को जीवन यापन करते हुए देखा होगा। तो परजीवी जो होता है वो मवेशी के शरीर से तो पोषक तत्व रक्त को चूसता है, तो उसको तो क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ये तो फायदे में चला जाता है। और मवेशी को क्या होता है, इससे नुकसान होता है, यानी कि उसको कई सारी बीमारी होती है, खाज खुजली हो जाती है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में हमारा जो पैरासिटिज्म या फिर प्रीडेटर वाला जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारे जो लास्ट वाला जो बचा हुआ है और उसका नाम हो जाएगा हमारे न्यूट्रलिज्म, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट उसकी परिभाषा है, और परिभाषा ही अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ध्यान रखना। ये बात करें यहाँ पर नंबर 6 पर क्या हो जाएगा, हमारे न्यूट्रलिज्म। और इसी को हम हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं, तो उदासीनता। इसको एक तो हम उदासीनता के नाम से जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है तटस्थता। क्या होता है, तटस्थता इसका दूसरा नाम होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो संकेत वाली अवस्था आती है वो कैसे आती है, 0-0 वाली आती है। कैसे आती है, 0-0 वाली आती है, ये आपको याद रखना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं। दोनों जीव एक दूसरे से कैसे रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, यानी कि दोनों को ना तो ना लाभ ना हानि, दोनों को क्या होता है, ना लाभ होता है ना हानि होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिज्म, या फिर हिंदी वाले इसको उदासीनता या फिर तटस्थता के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, उस उदाहरण से आपको इस स्वतः से समझ में आ जाएगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर कबूतर व मानव का संबंध जो होता है वो कैसा होता है, उदासीनता वाला या फिर न्यूट्रलिज्म वाला। जैसे हम बात करते हैं कबूतर जो होता है, कबूतर की बात करें तो जो कबूतर जो होता है इसको हम दाना पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, इसको हम दाना पानी डालते हैं। तो जैसे हम इसको क्या डालते हैं, दाना पानी डालते हैं, तो कबूतर को जैसे हम दाना पानी डालेंगे तो इसका हमारे ऊपर ना ही कोई प्रभाव पड़ेगा, और जैसे हम अगर इसको हम दाना पानी नहीं भी डालेंगे, 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन में तो हम इसको दाना पानी डालेंगे तो ये उस दाने पानी को खाकर अपना जीवन यापन कर लेगा। अगर हम इस कबूतर को दाना पानी नहीं भी डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं से अपना जीवन यापन कर ही लेगा। तो कबूतर और मानव का जो संबंध हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलिज्म हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम उपलब्ध चीज करवाएंगे तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, अगर नहीं भी करवाएंगे तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये अपना काम स्वयं से कर लेगा। इसी प्रकार हम बात करें कबूतर जो होता है इसका मानव के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण क्या है, तो कबूतर को यदि हम
पालेंगे तो भी वो हमारे पास सर्वाइव कर जाएगा, अगर इसको हम नहीं भी रखेंगे तो भी मानव सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। इसी कारण से कबूतर व मानव का जो संबंध होता है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलिज्म हो जाएगा, यानी कि उदासीनता वाला हो जाएगा। हालांकि ये एग्जाम के अंदर ऐसे उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर केवल ध्यान रखना एक तो ये वाला पूछा जाता है, और जितने भी मैंने परिभाषाएं लिखाई हैं आपको वो वाली कंडीशन में पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना। इसके ऊपर 5 स्टार लगाना, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए, तो ये 2 टाइप का ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। इसी के साथ में हमारा जो इकोलॉजिकल जो रिलेशन जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने 2 इकोलॉजिकल रिलेशन के बारे में देखा था। नंबर फर्स्ट हमने देखा था कंपटीशन, और एक हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में देखा था, और आज हमने चारों के बारे में देख लिया। ट्रिक याद रखनी है आपको, केम प्लांट, ठीक है ना। तो केम प्लांट के अंदर 5 तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सी से हो जाएगा कंपटीशन, सी से हो जाएगा कॉमन सेलिज्म, ए से हमारे हो जाएगा एमन, एम से हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा सिम्बायोसिस, पी से हो जाएगा प्रीडेटर या फिर पैरासिटिज्म, और एक हो जाएगा हमारे लास्ट वाला न्यूट्रलिज्म। ये आपको याद रखना है। ट्रिक याद रहेगी तो आप एग्जाम में आसानी से निकालोगे। और ये प्लस वाले संकेत याद रख लेना, एक तो ट्रिक याद रखनी है और ये प्लस वाले संकेत याद रख लेना। और तीनों का अर्थ ही क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। प्लस जहाँ पर दिखाई दे तो पॉजिटिव देखना है आपको, यानी कि उस जीव को फायदा होगा। अगर नेगेटिव दिखाई दे तो आपको समझना है कि किसी न किसी जीव को वहाँ पर नुकसान हो रहा है। अगर किसी भी रिलेशन के बीच में आपको 0 दिखाई दे तो समझ लेना है कि वहाँ पर उसको ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, यानी कि वो जीव जो है वो अप्रभावित है। इसी के साथ में हमारा यहाँ पर आज के सेशन यही हम इसको कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे फिर इकोसिस्टम के साथ में। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने साथियों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इकोसिस्टम के साथ में, तब तक के लिए राम राम गणी खम्मा।